Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study and Shine with Sachin, your best platform for knowledge. Hey guys, तो आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 5 की। इस क्लास में हम बात करेंगे एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स जो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बनते हैं और बाकी सभी जो रिलेटेड एरियाज़ हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए वो ये है कि अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 पॉइंट्स को लें और उन 3 पॉइंट्स को जॉइन करने पे हमें एक ट्रायंगल मिलता है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास रेस्पेक्टिवली इस तरीके से हैं, ऑर्डर में लिए गए हैं, जिसमें ए कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला की मदद से, जो है हाफ इंटू में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू में y3 माइनस में y1 प्लस में x3 इंटू में y1 माइनस y2। ये हाफ जो है ये पूरी इस एंटिटी से मल्टीप्लाइड है। ध्यान रखने वाली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इफ़ दीज कोऑर्डिनेट्स आर टेकन इन पर्टिकुलर ऑर्डर, कौन कौन से ऑर्डर में, कि अगर हमारे पास ट्रायंगल का ए कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 y1, बी कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी कोऑर्डिनेट x3 y3, ये हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास जो कि ऑर्डर में लिए गए हैं ए बी और सी, तो x1 y2 माइनस y1, x3 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 और y3 ये अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो वो है कि हमारे पास 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे जिनमें हमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 को एक ऑर्डर में रखते हुए और इस फॉर्मूले में रख देना है, जिसकी मदद से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में हमारे पास स्पेशल केस मान लिया जाता है कि इफ़ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तब जो हमारे पास एक पर्टिकुलर केस है उसमें होता क्या है। असल में 3 पॉइंट्स को कोलिनियर होने का मतलब होता है कि वो तीनों पॉइंट असल में एक ही लाइन पर लाई करते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। अगर तीनों एक ही पॉइंट एक ही लाइन पे अगर हमारे लाई करेंगे 3 पॉइंट, तो ऑब्वियस सी बात है उन तीनों पॉइंट से बनने वाला जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया है क्या, 0 यूनिट में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर शो करने हैं तो हम क्या कह देंगे कि द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पॉइंट्स that are collinear is 0। वो हमेशा क्या होगा, इज 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कभी प्रूव करना पड़ जाए कि ये 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 कोलिनियर हैं, तो मैं इन की मदद से बनने वाला जो एरिया होगा ट्रायंगल का उसको किसके बराबर कर दूंगा, 0 कर दूंगा। अगर वो 0 आता है तो इसका मतलब हमारे तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। अगर वो 0 नहीं आता है तो इसका मतलब हमारे पास वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, वो एक पर्टिकुलर कोई ना कोई ट्रायंगल है। ये बताना मुश्किल है कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन हाँ इस पर्टिकुलर मेथड से हम एक ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास केवल और केवल एरियाज ऑफ ट्राइंगल ही कैलकुलेट किए जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जैसा हम पिछले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं और कुछ कंडीशंस में हम देख चुके हैं डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला की मदद से, कि हमारे पास कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें हमें डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने होते हैं और ये प्रूव करना होता है कि एक पर्टिकुलर फिगर जो हमारे उन कोऑर्डिनेट से बन रही है वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है या फिर एक रोम्बस है। वैसे ही अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें ये कह दिया जाए कि 4 पॉइंट हैं जो ऑर्डर में लिए जाते हैं, तो उनसे बनने वाली जो फिगर है उसका एरिया कैलकुलेट कीजिए। तो उसका कैलकुलेट अगर हम देखें तो ए, बी, सी और डी, ये अगर तेरे पास हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जो कि क्या क्या है, x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4, अगर हम देखें तो ये हमारे पास 4 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं, ए बी सी डी ए क्वाड्रिलेटरल के, और उसका अगर मुझे एरिया निकालने को कह दिया जाए तो इस कंडीशन में मैं यूज़ करूँगा मेरे अलग तरीके को, जिसमें मैं इस फिगर को 2 अलग अलग ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लूँगा। एक एरिया हो जाएगा ट्राइंगल 1 और एक एरिया हो जाएगा ट्राइंगल 2। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की मदद से हम एक ट्राइंगल का एरिया और दूसरे ट्राइंगल का एरिया अलग अलग निकाल लेंगे और उसके बाद उन दोनों को ऐड कर लेंगे। कुछ चीज़ें बेसिक कॉमन सेंस और कॉन्सेप्ट रिलेटेड होती हैं, तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट पता है कि एरिया कैसे कैलकुलेट करना है या फिर एक एरिया को निकालने के लिए मैं क्या पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी लगाऊं, तो उसके लिए अलग अलग तरीके लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कह दिया जाए कि एक ट्राइंगल है, इस तरीके से है, जिसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स ए, बी और सी हैं, जो कि x1 y1, x2 y2, x3 y3 हैं। ये अगर कोऑर्डिनेट्स हैं एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के, और उस ट्राइंगल के लिए अगर एक स्पेशल कंडीशन क्या रखी है कि वो बी पे राइट एंगल है, तो इस केस में मुझे अलग से इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जनरल फॉर्मूला है अगर मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और उनसे बनने वाले ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर केस में कहा जाए जिसमें उसने खुद कहा है कि बी पे राइट एंगल है, तो उस केस में मुझे इसका एरिया इस फॉर्मूले से निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैं क्या करूँगा, ए बी डिस्टेंस निकाल लूँगा और बी सी डिस्टेंस निकाल लूँगा। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और हमें अच्छे से पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल वो होता है हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाइड हाइट। ये मुझे पता होना चाहिए। तो इस केस में मुझे कुछ नहीं करना, बेस निकाल देना है और परपेंडिकुलर निकाल देना है और इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है। डिस्टेंस फॉर्मूला से ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा और उसकी मदद से मैं फॉर्मूले में डाल दूंगा। हालांकि इसका एरिया इस फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ हम एक बेसिक कॉमन सेंस हम अप्लाई करेंगे अपना। उसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए कि आपका एक फिगर है जो 4 कोऑर्डिनेट से बनाने के बाद एक रोम्बस बनता है, क्या बनता है, एक रोम्बस बनता है। तो अगर ये ए, बी, सी और डी है, जिसमें इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4 ये हैं, तो इसकी मदद से अगर मुझे इसका एरिया निकालना पड़ जाए, इस रोम्बस का एरिया निकालना पड़ जाए, क्या गिवन हो कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। अगर ये कह दिया जाए कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो उसके लिए अगर मुझे एरिया निकालना पड़ जाए तो इसके लिए मैं इसके डायगनल्स को निकालूंगा, एक डायगनल और दूसरा डायगनल, ठीक है, एक डायगनल और दूसरा डायगनल, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एरिया ऑफ अ रोम्बस वो क्या होता है, d1 इंटू d2 अपॉन में 2।
क्या, डायगोनल 1 मीन्स डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 अपॉन में 2, ये हमारे पास होता है एरिया ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मुझसे कोई कह दे तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ। तो उस केस में मुझे उस पर्टिकुलर जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा, अगर मुझे गिवन हो कि ABCD क्या एक रेक्टेंगल है, तो उस केस में मैं एडजेसेंट साइड्स का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है, ऑर्डर में लेते हुए और डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँगा उसकी एक साइड का और दूसरी एडजेसेंट साइड का। ठीक है, जो लंबी वाली लेंथ होगी वो हमारी लेंथ हो जाएगी और जो शॉर्टर डिस्टेंस हो जाएगी वो मेरी विड्थ हो जाएगी, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग कंडीशंस में और अलग अलग सिचुएशंस में देखेंगे कि कैसे एरियाज़ कैलकुलेट किए जा सकते हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे हम कि कैसे एरियाज़ को कैलकुलेट किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके कोऑर्डिनेट्स की मदद से। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एरिया का, एक रोम्बस का एरिया निकालना है जिसकी वर्टिसेस ऑफ रोम्बस की वर्टिसेस दे रखी हैं हमारे पास 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1। ये ऑर्डर में है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फिगर है वो फिगर इस तरीके से है। फिगर इस तरीके से है जिसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी है। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, 0, बी के कोऑर्डिनेट्स 4, 5, सी के कोऑर्डिनेट्स, हमने असल में ऑर्डर थोड़ा चेंज कर दिया, सी और ये डी। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 4 और डी के कोऑर्डिनेट्स -2, -1। अब इस रोम्बस का एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगर हम बात करें टू फाइंड, निकालना क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस। हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ रोम्बस है वो होता क्या है, D1 इंटू D2 अपॉन में 2 मीन्स उसके डायगनल्स का प्रोडक्ट और बटे में 2। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसके दोनों डायगनल्स की, मीन्स AC डायगनल और BD डायगनल की। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा डिस्टेंस AC, है ना। डिस्टेंस AC निकालेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से। वो होता है हमारे पास क्या, x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर। तो अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें इसके अंदर तो हमारे पास क्या क्या है वैल्यूज़ AC के लिए। अगर हम AC की बात करें तो ये x1 y1, x2 y2, तो वो हो जाएगा मेरे पास -1 -3 स्क्वायर प्लस में 4 -0 का स्क्वायर। वैल्यूज़ ऐड कर दें तो -4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, जो कि हो जाएगा 32, जिसको हम कह सकते हैं 4√2। हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी AC की वो आ जाएगी 4√2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यूनिट। दूसरा, इसी तरीके से हमारे पास डिस्टेंस जो BD है, BD वो कितना आ जाएगा, इसी फॉर्मूले को
यूज़ करेंगे हम। तो इस केस में x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा -2 -4 स्क्वायर प्लस में -1 -5 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा -6 दैट इज़ 36 और -6 दैट इज़ 36, तो ये जाएगा 6√2। ठीक है, अभी 6√2 कैसे आ रहा है इस चीज़ को ध्यान से देख लो। तो ये 36 इंटू में 2 है अंडर रूट में, 36 बाहर निकल के 6 हो जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा, तो ये सेंटीमीटर। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे तो निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। तो अगर आप ध्यान दो तो हमने असल में ये जो निकाला है वो D1 निकाला है और ये जो निकालना है वो D2 निकालना है। तो D1 इंटू D2 अपॉन में 2 था, तो ये हो जाएगा 4√2 मल्टीप्लाई 6√2 अपॉन में 2, 4 6 24 इंटू 2 अपॉन 2 दैट इज़ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास इस रोम्बस का एरिया। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है। मुझे यहाँ पे चारों पॉइंट पता थे और ये भी पता था कि एक रोम्बस है और रोम्बस का एरिया निकलता है D1 इंटू D2 अपॉन में 2। तो सबसे पहले मुझे उसके डायगोनल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। डायगोनल्स को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि मेरे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कोऑर्डिनेट्स के गिवन उनकी मदद से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद हम उसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारा एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमें निकालना है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, जिसकी वर्टिसेस हैं हमारे पास क्या क्या रखी हैं, 1 -1 -4 6 और -3 -5। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसकी वर्टिसेस के, जो एक ट्रायंगल बनाती हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास, ये मान लेते हैं A B और ये C। A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 1 1 -1, B के -4 6 और C के कोऑर्डिनेट्स -3 -5 है। तो हमने बात करी थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या होता है कि अगर हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स, तीनों वर्टिसेस ऑर्डर में है और ये x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू में x1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 और प्लस में x3 इंटू में y1 माइनस में y2। अगर आप देखो तो ऑर्डर ही चलता है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है, ध्यान इस चीज़ का रखना है कि हमारे पास फॉर्मूला हमें याद रहे। बस एक बार फॉर्मूला याद रहे हमें तो उसके अंदर हमें बस वैल्यू पुट करनी है और सॉल्यूशन निकाल देना है। वैल्यूज़ पुट कर दो, x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू में x1 दैट इज़ 1 y2 6 माइनस फॉर्मूले का और -5 +5, तो 6 +5 फिर -4 x2 इंटू में y3 दैट इज़ -5 माइनस y1 माइनस इंटू -1 दैट इज़ +1 प्लस में x3 दैट इज़ -3 इंटू में y2 y1 माइनस y1 y2 दैट इज़ -1 -6। वैल्यूज़ पुट कर दी, हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। हाफ दैट इज़ 1 इंटू में 11 -4 इंटू में -4 -3 इंटू में -7।
सॉल्यूशन निकालेंगे। हाफ इंटू में 11 प्लस 16 प्लस में 21, हाफ मल्टीप्लाई 32 48, दैट इज़ 24 स्क्वायर यूनिट्स। हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा? 24 स्क्वायर यूनिट्स। हम स्क्वायर यूनिट्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें एक यूनिट एक सेंटीमीटर को डिनोट करती है या फिर एक मिलीमीटर को या एक किलोमीटर को, तो हम कहेंगे 24 स्क्वायर यूनिट्स। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का कि जो आप वैल्यूज़ पुट कर रहे हो वो करेक्ट पुट कर रहे हो, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ देखो तो x1 क्या है 1, y2 क्या है 6 और y3 क्या है -5। तो y3 को -5 नहीं पुट करेंगे, माइनस का फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस, जब प्रोडक्ट हो जाएगा तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा, जो मैंने एज इट इज़ उतार दिया, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कैलकुलेशंस के दौरान, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस ही है जो आपको इरिटेट करेगा, और अगर आपने इस चीज़ पे ध्यान रखा तो आपका सॉल्यूशन कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स -1.5 3 Q 6 -2 और R -3 4 है, और हमें निकालना है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। इन पॉइंट से जो ट्राइंगल बना है उसका एरिया मुझे कैलकुलेट करना है कितना है। तो जैसा मैंने कहा कि इन पॉइंट्स को हमारे पास ऑर्डर में रख के हम x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 मान लेंगे कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं, x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, और इन वैल्यूज़ को ही हम मानते हुए अपने सॉल्यूशन को निकालेंगे कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता क्या है, वो होता है हाफ इंटू में x1 y2 माइनस y3 x3 x2 इंटू में y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये डेसिमल में है। अब ये डेसिमल में है तो इसको मैं अपने आप ही 3/2 मान के चलूँगा। ये 1.5 क्या है 3/2 है। तो वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास x1 क्या हो जाएगा 3/2, तो 1/2 इंटू में 3/2, y2 -2 माइनस y3 प्लस में x2 6 इंटू में y3 दैट इज़ 4 माइनस y1 दैट इज़ 3 प्लस में x3 दैट इज़ -3 इंटू में y1 दैट इज़ 3 माइनस y2 प्लस हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 3/2 इंटू में माइनस का 6 प्लस में 6 इंटू में 1 माइनस 3 इंटू में 5। थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो ये हाफ इंटू में माइनस सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये कितना हो जाएगा 3 से कट हो जाएगा दैट इज़ -9 प्लस 6 माइनस 15, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये -3/2 है, -3/2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू में 0, तो हमारे पास एरिया कितना है 0 स्क्वायर
यूनिट्स। कितना आ जाएगा? 0 स्क्वायर यूनिट्स। अब एक ट्राइंगल का एरिया 0 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एरिया इज़ 0, और हमने स्पेशल केस में पढ़ा था कि एरिया एक ट्राइंगल का तभी 0 होगा जब उसके अंदर आने वाले उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स, उसके तीनों वर्टिसेस एक सिंगल लाइन में करेंगे, एक सिंगल लाइन में लाई करेंगे। इसका मतलब पॉइंट्स P, Q and R all lie on same line। क्या है वो? सेम लाइन पे लाई करते हैं। दैट मीन्स पॉइंट्स P, Q and R आर कोलिनियर। क्या है वो? पॉइंट्स कोलिनियर है। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि आपके ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आता है तो हम कहेंगे कि उसकी तीनों वर्टिसेस जो हैं वो एक ही लाइन पे लाई करती हैं, और अगर एक ही लाइन पे कुछ पॉइंट्स लाई करते हैं तो वो सभी पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? वो कोलिनियर कहलाते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता हुआ, हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता हुआ, कि हमें k की वैल्यू निकालनी है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है इफ़ हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, दैट इज़ 7, -2, 5, 1 और 3k। मीन्स 7, -2, 5, 1 और 3k, ये 3 पॉइंट्स हैं आर कोलिनियर। इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 पॉइंट है हमारे पास कोलिनियर हैं और हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मेरे 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनसे बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया 0 हो जाएगा अगर वो तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। तो इसका मतलब इफ़ हम क्या कहेंगे कि इफ़ मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। इफ़ A, B and C are collinear, then area formed by these points will be इक्वल टू 0। किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं तीनों पॉइंट्स को मानते हुए, ऑर्डर में मानते हुए, इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर रख दूं? 0 के बराबर रख दूं, तो उसकी मदद से मैं k की वैल्यू निकाल सकता हूं। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें पता है क्या होता है? वो होता है हाफ इंटू में x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। वो हो जाएगा किसके बराबर? 0 के बराबर। वैल्यूज़ पुट करेंगे, हाफ इंटू में x1 जो कि 7 है, इंटू में 1 माइनस k प्लस में 5 इंटू में k प्लस 2 प्लस में 3 इंटू -2 माइनस 1। वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। सॉल्व कर लेंगे हम, तो हाफ इंटू में 7 माइनस 7k प्लस में 5k प्लस 10 और 3 इंटू -3 दैट इज़ -9 बराबर 0। यहाँ से 2 पर चला जाएगा तो 0, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 प्लस 10, 7 प्लस 8 माइनस
2k इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 2k इज इक्वल्स टू 8 एंड k इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 4। इसका मतलब हमारे पास k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू है 4। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं वैल्यूज़ को एक, और k की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स जो हैं, 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। यही तरीका भी है हमारे पास प्रूफ करने का, और वही प्रूफ की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, k की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ जनरल क्वेश्चंस थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, कि हम कोऑर्डिनेट्स की मदद से अलग अलग तरीके से एरियाज़ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और उन एरियाज़ को अगर हम देखें तो हमें बस रिकॉग्नाइज़ क्या करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर जो एरिया बन रहा है वो है क्या वो क्वाड्रिलेटरल है, क्या वो एक ट्रायंगल है, या वो तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमें पॉइंट्स रखने हैं, पॉइंट्स की मदद से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और डिस्टेंस की मदद से हम अलग अलग एरियाज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग अलग लेंथ्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। आई होप आपको मदद मिली होगी। थैंक यू।